नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सियासत से जुड़ी हुई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी के मुख्यमंत्री के चेहरे पर राजेश राम ने बयान दिया है। बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा सीएम का चेहरा। देखिए, लगातार इसको लेकर बयानबाजी हो रही है और एक बार फिर से बयान दिया गया है। तेजस्वी से मिले हैं राजेश राम और उनका कहना है कि जल्द ही सीएम चेहरे को लेकर बात साफ हो जाएगी। शकील अहमद खान, तेजस्वी से उनकी भी मुलाकात और इसके बाद कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर असमंजस की स्थिति है। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम का बयान सामने आया है, जो कि आपको बता रहे हैं मीडिया में जो महागठबंधन को लेकर बातें चल रही थी, हम लोग आने वाले दिनों में सभी बातों पर विराम लगा देंगे। इंडी अलायंस के सभी घटक दल एक साथ मिलकर लड़ेंगे। ये तमाम बयान उन्होंने दिए क्योंकि तेजस्वी यादव से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के बाद बेहद अहम बयान दिया। संजय ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, सीएम फेस को लेकर संशय की स्थिति लगातार दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ बयानबाजी भी हो रही है। राजेश राम ने बयान दे दिया है कि जल्द चेहरा साफ कर देंगे। मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, चेहरा साफ कर देंगे, लेकिन चेहरा कौन होगा इस बात को एक बार फिर से वो टाल गए। यानी कांग्रेस के अंदर असमंजस की स्थिति अब भी है। बिहार में भले ही आरजेडी लगातार कह रही हो कि बिहार में सीएम फेस तेजस्वी यादव हैं, लेकिन उनकी सहयोगी पार्टी और सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस जो है, जो राष्ट्रीय फलक पर राजनीति करती है, वो अब भी तेजस्वी यादव के को लेकर स्पष्ट नहीं है कि तेजस्वी यादव ही सीएम फेस होंगे। आज भी जब वही सवाल किया गया, जब मुलाकात हुई राजेश कुमार की और शकील अहमद खान तेजस्वी यादव से 10 किलोमीटर राबड़ी देवी की आवाज से, मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा कि मीडिया में लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि महागठबंधन के अंदर जो घटक दल हैं उनके बीच जो सामंजस्य है वो सही तरीके से नहीं है। तो एक मैसेज देने की कोशिश थी आज कांग्रेस की तरफ से कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, न केवल आरजेडी के तेजस्वी यादव से मुलाकात की कांग्रेस के नेताओं ने, बल्कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर हैं उनसे भी आज उनके प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर उनसे भी मुलाकात की। तो एक मैसेज देने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गई है कि इंडिया गठबंधन के सभी जो घटक दल हैं वो इंटैक्ट हैं और मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात वही है कि एक बार फिर से सीएम फेस को लेकर जो बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि आखिरकार बिहार में सीएम का फेस कौन होगा। उनसे सीधे तौर पर सवाल किया गया। बिल्कुल, संजय देखिए, कुछ दिन पहले बयान भी दिया गया कांग्रेस के कुछ नेताओं की तरफ से कि राजेश राम सीएम चेहरा हो सकते हैं। एक तरफ लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कोई माई का लाल रोक नहीं सकता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। लेकिन इस तरीके की अगर संशय की स्थिति होगी महागठबंधन में, तो आने वाले समय में चुनावों में भी इसका असर तो दिखेगा पार्टी पर। तो जाहिर सी बात है, इसलिए तो ये सवाल कर रहे हैं और आज एक बार फिर से टाल गए। उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं किया गया कि सीएम फेस कौन होगा। राजेश कुमार, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं ने और यहाँ तक कि पप्पू यादव जो कांग्रेस से आजकल जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी कहा कि राजेश राम को अगर बिहार प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष उनको सीएम बना दिया जाता तो इसमें क्या गलत होगा। तो कांग्रेस महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में सीएम का फेस कौन होगा, इसको लेकर अभी भी पॉलिटिक्स जो है वो असमंजस के दायरे में है। अब भी आरजेडी भले ही तेजस्वी यादव को अपना सीएम फेस घोषित कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसको मानने के लिए फिलहाल तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि भविष्य में ये तय होगा कि सीएम फेस कौन होगा, तेजस्वी यादव होंगे या फिर कौन होगा, ये बाद में तय होगा। उनके जो प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा लवड़ू, वो कह रहे हैं कि जनता तय करेगी कि सीएम फेस कौन होगा। कुल मिलाकर असमंजस की स्थिति अभी राजद में और कांग्रेस के बीच बनी हुई है कि आखिरकार बिहार में सीएम का चेहरा कौन होगा। जी, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको दे दे। बिहार कांग्रेस में हलचल तेज है। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। तेजस्वी से कांग्रेस नेताओं की मुलाकात हुई है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से पहले ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा रही है। राजेश राम और शकील अहमद खान की मुलाकात हुई और विधानसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर भी बातचीत हुई है, लेकिन राहुल गांधी का दौरा होने वाला है बिहार में, इसी वजह से ये मुलाकात अहम मानी जा रही है कि किस तरीके की तैयारी महागठबंधन की होगी। इन तमाम चीजों को लेकर मुलाकात की गई। चुनाव को लेकर महागठबंधन में सियासत तेज हो गई है और आज एक प्रमुख घटनाक्रम देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव से मिलने बिहार कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। तस्वीरों में देखिए, बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार और शकील अहमद का सीएलपी लीडर पहुंचे हैं। पहुंचने का मकसद क्या सकता है? आते हैं तो बात पहुंचने का मकसद, अरे हमारा गठबंधन है, मिलना जुलना चलता है। चुनाव को लेकर रणनीति भी जाहिर सी बात, सब बात होगी। बिल्कुल, शकील अहमद खान साहब ने कहा कि बिहार विधानसभा का चुनाव है तो रणनीति को लेकर चर्चा होगी। और तस्वीरों में देखिए
राजेश कुमार और जो सीएलपी लीडर है शकील अहमद खान तेजस्वी यादव से मिलने के लिए 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास है और यहीं पर ये दोनों नेता पहुंचे हैं। कल तक महागठबंधन की सियासत को लेकर जब आरजेडी के साथ संबंधों को लेकर पूछा जा रहा था तो कांग्रेस के नेता बहुत कुछ ज्यादा बोलने से गुरेज कर रहे थे, परहेज कर रहे थे और सीएम फेस का चेहरा कौन होगा, सीएम फेस को लेकर जो बातें आ रही थी उसको लेकर भी लगातार जो सवाल पूछे जा रहे थे तो इस पर भी कोई मुखर जवाब कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं आ रहा था। जाहिर सी बात है रणनीति जो बनेगी उस पर मंथन होगा दोनों पार्टी के नेताओं के बीच, देखना होगा क्या कुछ चर्चा होती है और क्या बातें निकलकर सामने आती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम इस लिहाज से भी है कि कल राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ रहे हैं और ठीक बिहार दौरे के एक दिन पहले जो कांग्रेस के नेता हैं वो मिलने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव से। कल भी जो कृष्णा लवरू है बिहार प्रभारी, उन्होंने लालू यादव से मुलाकात की थी और माना यही जा रहा है कि लालू यादव ने कुछ नसीहत दी है कांग्रेस के नेताओं को। उसके बाद कांग्रेस के नेता जो है वो लगातार एक्शन मोड में है। आज सीपीएम के नेताओं से मुलाकात हुई और अब मुलाकात तेजस्वी यादव से। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के स्थापना दिवस की। बीजेपी का आज स्थापना दिवस है। बीजेपी इस स्थापना दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। पटना के बीजेपी दफ्तर में भी भव्य अंदाज में स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विधिवत रूप से पूजा अर्चना की और उसके बाद पार्टी का झंडा फहराया। फिर नेताओं के बीच लड्डू बांटे गए। इस मौके पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा सांसद रविशंकर प्रसाद, राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन सहित कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे और उसी वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज बीजेपी का ये तीसरा चौथा पुष्प स्थापना दिवस मना रहे हैं। कई लोगों ने अपना बलिदान, अपनी जवानी को दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर जो सुशासन स्थापित करने का संकल्प लिए थे आज साकार हो रहा है। डबल इंजन की सरकार बिहार देश में सुशासन स्थापित कर रहा है और मां भारती को सर्वोच्च सिंहासन पर बैठाने के संकल्प को साकार कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे देश में लगातार काम कर रही है और भाजपा और एनडीए दोनों मिलकर लगातार इस देश को आगे बढ़ाने का काम 1996 से अटल जी 13 दिनों के लिए पहली बार प्रधानमंत्री बने, तब से एनडीए और बीजेपी दोनों बढ़ रही है। पार्टी के स्थापना दिवस पर हम प्रण लेते हैं कि इस देश की विचारधारा, इस देश की विरासत और इस देश के संस्कृति की को प्राथमिकता देने वाला ये राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पूरे विश्व में भारत का विश्व गुरु बनाने का काम करेगा और भारत विकसित देश बने। प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा रहे, आज हम ये प्रण लेते हैं। ऐसे तो जो हमारी वैचारिक यात्रा है और राजनीतिक यात्रा है वो तो 1952 से ही शुरू है, लेकिन भाजपा के रूप में 45 वर्ष जो बीता है, इसका जो इतिहास रहा है वो संघर्ष का रहा है, वैचारिक लड़ाई का रहा है और जिन विचारों को लेके हमारे नेताओं ने, संगठन ने लड़ाई लड़ी, उस विचार को मंजिल तक पहुंचाने का रहा है। चाहे वह धारा 370 का मामला हो, 35A का मामला हो, राम जन्मभूमि का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो या वक्फ बोर्ड का मामला हो, हर विषय पे समाज के समर्थन से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को जो ताकत मिली, उस ताकत के साथ देश की जनता जैसा शासन चाहती है, जैसा कानून और जैसा सिद्धांत चाहती है, उसको हम लोगों ने प्रतिपादित किया है। और वहीं दरभंगा में भव्य अंदाज में बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस मौके पर मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि बीजेपी के एक एक कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने इस मौके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने रामनवमी के दिन ही बीजेपी के स्थापना दिवस पढ़ने को एक बड़ा संयोग बता दिया और कहा कि ये संयोग बताता है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राष्ट्र प्रथम मानकर भारतीय जनता पार्टी में काम करता है। एक ही उद्देश्य और ध्येय रहता है, कैसे भारत, हमारा देश आगे बढ़े, कैसे भारत माता देश के सर्वोच्च, विश्व के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे। ऐसा ये महज संयोग है कि रामनवमी भी है और भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। ये एक शुभ संकेत दिख रहा है
कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित होने की ओर अग्रसर है। तो आज रामनवमी और भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सभी एनडीए और भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ कनिष्ठ और देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु को रामनवमी और भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल एक बार फिर बिहार दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन उनके बिहार आने से पहले ही सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने एक सुर में राहुल गांधी के बिहार दौरे पर निशाना साधा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि वो जहां जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस की लुटिया डूब जाती है और ऐसे में अब बिहार में ही कांग्रेस को मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। सम्राट चौधरी ने भी कहा कि राहुल गांधी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जहां भी जाते हैं वहां कांग्रेस बुरी तरीके से हार का सामना करती है। वो जहां जहां जाते हैं कांग्रेस का लुटिया डुबाने का काम करते हैं। वो मध्य प्रदेश गए, वो छत्तीसगढ़ गए जो अभी चुनाव हुआ कुछ दिन पहले, हरियाणा गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, दिल्ली गए, सभी जगह उन्होंने कांग्रेस का लुटिया डुबा दिया, कांग्रेस को डुबोने का काम किया। आप जानते हैं कि बिहार में गया भी है जहां मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अब अंतिम में वो बिहार आ रहे हैं और कांग्रेस को गया होते हुए फिर वो दिल्ली लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रैक रिकॉर्ड है, जहां वो जाते हैं वहां पक्का वो हारते हैं। तो एकदम राहुल गांधी जी बिहार आएंगे, जितना आएंगे उतना अधिक सीटों से हम एनडीए की सरकार बनाएंगे। वहीं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन बिल अब कानून बन चुका है, लेकिन इसको लेकर अभी भी सियासत जारी है। संसद के दोनों सदन से बिल के पास होने के बाद कल तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी तो इस कानून को कूड़ेदान में डाल दिया जाएगा और लागू नहीं होने देंगे, जिस पर अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। पटना बीजेपी के स्थापना दिवस समारोह का कार्यक्रम था और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और उनके तेवर को लेकर कई सवाल पूछे। वक्फ संशोधन बिल लाने की बात 2010 में लोकसभा में कहा था और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था वक्फ की संपत्ति लूटने वाले, वक्फ की संपत्ति को अपना एकाधिकार जमा कर रखने वाले लोग के खिलाफ सरकार को कड़ा कानून बनाना चाहिए, ये लालू यादव जी ने कहा था। और उन्होंने कहा था कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए, नॉन अवेलेबल वारंट निकलना चाहिए, तो उनको अपने पिताजी जिनके विरासत और विचारधारा पर वो टिके हुए हैं, तेजस्वी यादव जी को कौन जानता है? अगर कोई जानता है तो श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव जी को जानता है और उन्हीं के द्वारा चांदी का चम्मच लेकर वो राजनीति करते हैं। इसलिए अपने पिताजी, पूज्य पिताजी से उनको पूछना चाहिए कि आखिर उन्होंने 2010 में जो लोकसभा में भाषण दिया था उसके पीछे उनका क्या कारण था। देखिए, जो बिल लोकतंत्र ने पास किया और यहाँ पर लालू जी के युवराज कह रहे हैं कि हम उसको कचरे के ढेर में फेंक देंगे। अरे उसको ज्ञान ही नहीं है कि ये लोकसभा से पारित हुआ है, विधानसभा से पारित नहीं हुआ है। लालू जी के परिवार को ये समझाना पड़ेगा, ये पशुपालन का घोटाला नहीं है। अरे भाई, ये लोकसभा से बिल पारित हुआ है, ये विधानसभा से पारित नहीं हुआ है, आप कैसे फेंक सकते हो? उनको ज्ञान की जरूरत है, ज्ञान देने की जरूरत है। लालू जी ज्ञान दे नहीं पाए, ज्ञान देना चाहिए। वहीं वक्फ बिल पर तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत गर्मा गई है। विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव उसी पिता के पुत्र हैं जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर बिहार बटेगा, लेकिन सत्ता के लालच और तुष्टीकरण में सबसे पहले आगे बढ़कर केंद्र सरकार के निर्णय को उन्होंने दौड़कर अपनाया था। उनकी कथनी और करनी में कोई समानता नहीं है। ऐसी मानसिकता के लोग सत्ता की लालच में कोई भी सौदा कर सकते हैं। इसी पिता के पुत्र हैं जिसके पिता ने कहा था मेरे लाश पर बिहार बटेगा, और सत्ता की लोलुपता में, तुष्टीकरण में सबसे पहले आगे बढ़ करके केंद्र सरकार श्रद्धेय अटल जी के निर्णय को स्वीकारने के लिए दौड़कर कदम बढ़ाया था। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, इसके कथनी करनी में कहीं समरूपता नहीं है और ऐसे मानसिकता के लोग अपने स्वार्थ के लिए सत्ता की लोलुपता में कोई भी सौदा कर सकता है।
और अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव का कल का वो बयान जिसको लेकर बीजेपी नेता लगातार हमलावर हैं। सरकार आने पर किसी भी कीमत पे इस बिल को हम लोग बिहार में लागू नहीं होने देंगे। वहीं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वक्फ संशोधन कानून पर सियासत जारी है। कानून के विरोध में विपक्षी पार्टियां कोर्ट में जाने की तैयारी में है, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने पलटवार किया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि वक्फ संशोधन कानून पर विपक्षी दलों के नेता भ्रम फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने न्यूज 18 पर मुसलमानों से अपील की है कि ये कानून उनके फायदे के लिए है और इससे किसी मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह की जमीन को नहीं हड़पा जाएगा। सीधा सा सवाल है, वक्फ संशोधन एक्ट दोनों सदनों से पारित हो गया, राष्ट्रपति ने मुहर भी लगा दी, लेकिन बिहार में सियासत काफी गर्म है। आरजेडी हो, कांग्रेस हो, सब अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अदालत जाने का तो सबको अधिकार है, वो जा सकते हैं, लेकिन अदालत जाने में नीयत खराब है इनकी। ये पब्लिसिटी पाने के लिए, हमदर्दी के लिए, वोट के लिए जा रहे हैं, पूरी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। हम न्यूज़ 18 पर आज बात करते हुए बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई भी इस चैनल को देखते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, किसी के बहकावे में मत आइए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आपकी न मस्जिद को छुएगा, न दरगाह को, न कब्रिस्तान को, न खानका को, कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इसमें जितनी भी इतराज़ थी वो सब इतराज़ निकाल दिया गया है। ये 2013 में भी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर पार्लियामेंट में मैंने बोला था और जो जो कमी रह गई थी वो बताया था। उस कमी को हमारी सरकार ने अभी पूरा कर दिया इस बिल के माध्यम से। और आज इस पर ऐसा हंगामा किया जा रहा है जैसे मस्जिद छिन जाएगी, दरगाह छिन जाएगा, कब्रिस्तान छिन जाएगा। ये पूरी तरह गलत है, इस गलत फहमी में नहीं आना चाहिए। तेजस्वी कहीं ऐसा तो नहीं है सर कि चुनावी साल है और इस मुद्दे को आपके विपक्ष भी भुनाना चाहते हैं और आप लोग भी? नहीं, हम लोग क्या भुनाना चाहेंगे, हम तो मुस्लिम भाइयों से बार बार ये कहा जा रहा है कि गरीब मुसलमानों के हित में ये बिल है। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये बिल है। नहीं, वो तो यही कहेंगे, उनको तो कुछ कहना है। आरजेडी तो इस तरह की बयानबाजी कर रही है, लेकिन ये जो वक्फ एक्ट है इसमें वक्फ बोर्ड में और काउंसिल में जो 2 नॉन मुस्लिम मेंबर लिए गए उस पर एतराज़ कर रहे हैं लोग। इतना भरोसा नहीं है, आरजेडी पे भरोसा है, उसके अध्यक्ष लालू यादव नॉन मुस्लिम है तो आरजेडी पे भरोसा है, और वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम हो जाएंगे नॉन मुस्लिम तो उन पर भरोसा नहीं होगा। ये क्या बात है? डीएम नॉन मुस्लिम होगा तो भरोसा नहीं, सीएम नॉन मुस्लिम होगा तो भरोसा नहीं, पीएम नॉन मुस्लिम होगा तो भरोसा नहीं। ऐसा कहीं होता है? न्यूज़ 18 के जरिए लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में क्या आया है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो ट्रिब्यूनल में जाते थे, ट्रिब्यूनल की जगह वो पावर डीएम को दिया है ताकि वो वहीं हल हो जाए। और कितना पैसा खर्च होता था केस में, मुकदमेबाजी में, और कैसे लूटा गया। पूरा डाक बंगला चौराहा लूट लिया लोगों ने, मॉल बना लिए, अपार्टमेंट बना दिए। वक्फ की ज़मीन थी वो तो गरीबों के लिए था। वक्फ होता है किसके लिए? बेवा के लिए, विधवा के लिए, यतीम बच्चों जिनके माँ बाप नहीं है, जो गरीब हैं, जो पसमानदा हैं, उनके लिए लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी दान की थी कि बड़े बड़े बिल्डर के लिए की थी जो वहां पे मॉल बना के बैठे हुए हैं। इस साल विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है, क्या असर पड़ेगा इस बिल का? इस पे बड़ा अच्छा असर पड़ेगा। मुस्लिम भाइयों को चुनाव तक पता लग जाएगा कि जो दुष्प्रचार किया जा रहा है, जैसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर CAA पर कहा गया था कि मुसलमानों की नागरिकता ले ली जाएगी, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई क्या? उसी तरह अब जब ये बिल आएगा तो ये बिल पर भी प्रचार किया जा रहा है कि मुस्लिम के विरोध में है, कहीं मुस्लिम भाइयों के विरोध में नहीं है। अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा है कि इससे मुस्लिम भाई को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरह CA में लोग गुमराह हो गए थे, कम से कम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर गुमराह मत होइए। तो शाहनवाज हुसैन, कैमरामैन मनीष जोनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। वहीं 14 अप्रैल को भारत के संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। बिहार में चुनावी साल में सभी दलों ने उनकी जयंती को धूमधाम से मनाने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन उनकी जयंती से पहले सियासत भी खूब हो रही है और सभी दल एक दूसरे पर बाबा साहब के बहाने निशाना भी साध रहे हैं। खुद को बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाली सच्ची पार्टी बता रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि बाबा साहब के सिद्धांतों पर सिर्फ कांग्रेस चलती है और संविधान की रक्षा के लिए वो लगातार लड़ती भी जा रही है।
वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जेडीयू ने कांग्रेस आरजेडी को संविधान को खत्म करने वाला बता दिया और लोकतंत्र खत्म करने के साथ ही राजतंत्र स्थापित करने वाली पार्टी बताई है। तोड़ी जा रही है भाजपा आरएसएस के द्वारा, वो भी मना रहे हैं जनता। हंसी आती है। वोट की राजनीति किस कदर तक भारतीय जनता पार्टी को ले जाती है, यह बताने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए जो संवैधानिक ढांचा खड़ा किया था, उसे राष्ट्रीय जनता दल जैसे लोग इस लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की कोशिश बार बार करते हैं। एक वंश का राज। और इस भारत देश में जब तक भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक बाबा साहब के संवैधानिक मूल्यों की न सिर्फ रक्षा होगी, अपितु बाबा साहब के सपनों की तरफ भारत और तेजी से बढ़ेगा। अब राजद के लोग भी बाबा साहब की विचारधारा पर क्लेम करते हैं, जिन लोगों ने हमेशा अपने परिवारजनों को ही आगे बढ़ाया है, किसी के लिए भी कुछ नहीं किया। जयंती मना लेने मात्र से बाबा साहब के विचार आपके साथ नहीं हो सकते हैं। यह सब ढकोसले जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर पटना से, जहां 13 साल की लड़की का शव बरामद हुआ है। पीपा पुल के पास गंगा तट से शव बरामद किया गया है। रुस्तमपुर थाना क्षेत्र में यह शव मिला है। शव पर बाहरी चोट के निशान नहीं है। गला दबाकर हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद सारा सच सामने होगा। 13 साल की लड़की का शव बरामद किया गया है। देखिए, पुलिस की टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। पीपा पुल के पास गंगा तट से ये शव बरामद किया गया है। रुस्तमपुर थाना क्षेत्र है ये, जहां से 13 साल की बच्ची का शव मिला। और अगली बड़ी खबर बेगूसराय से आपको दे दे। बेखौफ बदमाशों का तांडव दिखाई दिया। घर में सोई लड़की पर एसिड फेंका गया। लड़की का चेहरा बुरी तरीके से झुलसा। निजी अस्पताल भेजा गया है इलाज के लिए। बखरी थाना के वार्ड 23 की यह घटना बताई जा रही है। एसिड अटैक की वजह पता नहीं है। घटना की जांच में लगातार पुलिस जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने देखिए। हॉस्पिटलाइज उसको कराना पड़ा है। निजी अस्पताल में उसका इलाज हो रहा है। कुछ लोग वहां पर मिलने के लिए भी उससे पहुंचे। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।